से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। एक ऐसा शायर जिसने शोहरत और तारीफ की बेमिसाल बुलंदियों को छू लिया। फिराक गोरखपुरी का शुमार अपने वक्त के सबसे ज्यादा बाअसर और बरकी शायरों में होता है। बकौल डॉक्टर ख्वाजा अहमद फारूकी, अगर फिराक ना होते तो हमारी गजलों की सरजमीन फीकी पड़ जाती। उसका अरूज उससे ज्यादा नहीं होता कि यह फारसी उस्ताद की गजलों की कार्बन कॉपी या मुर्दा और बेजान ईरानी रिवायात की सिर्फ नकल होती। फिराक ने एक पूरी नस्ल को बुलाया और अब भी वो नस्ल उर्दू की खिदमत में लगी है। उन्होंने शायरी की आबियारी में अहम किरदार अदा किया और हुस्न व इश्क के शायर होने के बावजूद उन मौज़ूआत को एक नए जाविये से देखा। उन्होंने न सिर्फ अपने एहसानात और जज्बात का इजहार किया बल्कि शऊर और इदराक के मुख्तलिफ नताइज भी पेश किए। उन्होंने क़ारीन को न सिर्फ उर्दू बल्कि आलमी अदब के मयारात और इक़दार से रूशनास करवाया और साथ ही जदीदियत, जोग्राफिया और तहजीब के ताकतवर पहलुओं पर जोर देकर एक सेहतमंद नजरिया तैयार किया। फिराक 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए। इनके वालिद गोरख प्रसाद एक जमींदार थे और गोरखपुर में कानून की मशक करते थे। उनका आबाई मकाम गोरखपुर तहसील का बांस गांव था और उनका खानदान पंच गांव के साथ के नाम से मशहूर था। फिराक के वालिद भी शायर थे और तखल्लुस अबरत इस्तेमाल किया करते थे। फिराक ने घर पर उर्दू और फारसी की तालीम हासिल की। इसके बाद गवर्नमेंट जुबली कॉलेज गोरखपुर से मैट्रिक का इम्तिहान सेकेंड डिवीजन में पास किया। बाद में 18 साल की उम्र में उन्होंने किशोरी देवी से शादी की, जो फिराक के लिए एक तल्ख तजुर्बा साबित हुआ। उन्होंने अपनी जवानी में शायरी का शौक पैदा किया और 1916 में जब उनकी उम्र महज 20 साल थी और बीए के तालिब इल्म की हैसियत से उन्होंने अपनी पहली गजल सुनाई। प्रेमचंद उस वक्त गोरखपुर में थे और फिराक से उनकी घरेलू ताल्लुकात उस वक्त कायम हो चुके थे। ये प्रेमचंद ही थे जिन्होंने फिराक की इब्तिदाई गजलों को नौजवान शायर के वालिदैन से छुपाने की कोशिश की और उस वक्त के एडिटर नारायण निगम को भेजी। फिराक ने सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से बीए पास किया और चौथी पोजीशन हासिल की। इसी साल फिराक के वालिद का इंतकाल हो गया। फिराक के लिए यह बहुत बड़ा सानेहा था। इसके साथ ही वो मुल्की सियासत में भी शामिल हो गए। उन्हें 1920 में सियासी सरगर्मियों की वजह से गिरफ्तार भी किया गया और 18 माह जेल में गुजारने के बाद साल 1922 में उन्हें कांग्रेस का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। वो मुल्की सियासत में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जब सियासत का मतलब घर को आग लगाना था। उनके नेहरू खानदान से गहरे ताल्लुकात थे। वो इंदिरा गांधी को अपनी बेटी कहकर मुखातिब किया करते थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपनी सियासी खिदमात को जारी रखा। वतन की मोहब्बत में सियासत में उनका मैदान हालांकि इतना आसान नहीं था, लेकिन 1930 में उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में एमए का इम्तिहान बतौर प्राइवेट उम्मीदवार इम्तियाज के साथ पास किया और बगैर किसी दरख्वास्त या इंटरव्यू के वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरार बन गए। उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का शोबा अंग्रेजी पूरे मुल्क में मशहूर था। नाज़रीन, फिराक ने शमनलाल सक्सेना के इसरार पर साल 1952 में पार्लिमानी इलेक्शन भी लड़ा था और उसकी जमानत जब्त हो गई थी। फिराक अपनी निजी जिंदगी में गुमराही का मुजस्समा थे। उनके मिजाज में खुदगर्जी भी थी। मुआशरे में उनकी कद्र इतनी नहीं जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छुपाया और ना ही उनसे वो कभी शर्मिंदा हुए। यहाँ तक कि उनके चाहने वाले और रिश्तेदार, खासतौर पर उनके छोटे भाई पदोपति सहाय, जिनसे वो बहुत प्यार किया करते थे और बेटे की तरह परवरिश करते थे, उनका भी इंतकाल हो गया। फिराक के इकलौते बेटे ने 17 या 18 साल की उम्र में खुदकुशी कर ली। उनकी अहलिया किशोरी देवी अपने भाई के साथ 1958 में चली गई। इस तन्हाई में शराब और शायरी उनके साथ थी। घर से बाहर तो फिराक मुअज़्ज़िज़, बाइज़्ज़त और अजीम था, लेकिन घर के अंदर वो एक बेबस वजूद थे जिसकी तरफ रुजू करने वाला कोई नहीं था। वो अपनी शायरी के अलावा जहन की मौजूदगी, ज़हानत, इल्म और फसाहत के लिए भी जाने जाते थे। साल 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। 1968 में उन्हें सोवियत नेहरू अवार्ड से भी नवाजा गया। हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण के खिताब से नवाजा। इसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी नवाजा गया, जो अदब का सबसे बड़ा एजाज है। जिसे अदब का हिंदुस्तान में नोबेल इनाम समझा जाता है, उन्हें
1981 में गालिब अवार्ड से भी नवाजा गया। 3 मार्च को जब उनके दिल की धड़कनें 1982 का वो साल था रुक गई तो फिराक उर्दू अदब की दुनिया से कूच कर गए और उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। वो शदीद मुकम्मल हिंदुस्तानी की तारीफ थी। आइए नाजरीन, अब सुनाते हैं आपको फिराक गोरखपुरी की आवाज में उनके कुछ कलिमात। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूँ, जहां को भी समझा रहा हूँ। यकीन ये है कि हकीकत खुल रही है, गुमा ये है कि धोखे खा रहा हूँ। अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, अगर मुमकिन हो ले ले अपनी आहट, खबर दो हुस्न को मैं आ रहा हूँ, खबर दो हुस्न को मैं आ रहा हूँ। हदे हुस्न ओ इश्क की मिलाकर कयामत पर कयामत ढा रहा हूँ, कयामत पर कयामत ढा रहा हूँ। खबर है तुझको ए ज़ब्ते मोहब्बत, खबर है तुझको ए ज़ब्ते मोहब्बत, तेरे हाथों में लुटाता जा रहा हूँ, तेरे हाथों में लुटाता जा रहा हूँ। असर भी ले रहा हूँ तेरी चुप का, तुझे कायल भी कराता जा रहा हूँ, तुझे कायल भी कराता जा रहा हूँ। भरम तेरे सितम का खुल चुका है, मैं तुझसे आज क्यों शर्मा रहा हूँ, मैं तुझसे आज क्यों शर्मा रहा हूँ। तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ, तेरे पहलू में क्यों होता है महसूस कि तुझसे दूर होता जा रहा हूँ। जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूं, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूं। मोहब्बत अब मोहब्बत हो चली है, तुझे कुछ भूलता सा जा रहा हूं। ये सन्नाटा है मेरे पांव की चाप, ये सन्नाटा है मेरे पांव की चाप, फिराक अपनी कुछ आहट पा रहा हूं, फिराक अपनी कुछ आहट पा रहा हूं। मुशायरे की आज की इस किस्त में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।